तो एपीओ की फ्री क्लासेस कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सीरियसली हम इस क्लासेस को नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा सीरियसली मैं इस क्लासेस को ले रहा हूँ आपके साथ, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतनी ही सीरियसली क्लासेस को अटेंड करें। हर रोज आपको दिन में कम से कम, आप कोर्ट जाते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर का काम है, कोई भी काम है आपको, 1 घंटा आप इजीली निकाल सकते हो कभी भी। लेट नाइट, आफ्टरनून, मॉर्निंग, कभी भी आपको 1 घंटा मिल सकता है। उस 1 घंटे में आपको भारतीय न्याय संहिता का जो बेयर एक्ट है उसको पढ़ना है। सेक्शन 1 से शुरू करना है, 2 में बहुत सारी डेफिनेशन है, उन सारी डेफिनेशन को पढ़ना है आप। वो सारी डेफिनेशन ही एक तरह से बेयर एक्ट है। वो डेफिनेशन आपको पता लग गई तो आपको पूरा क्रिमिनल लॉ समझ में आ जाएगा, भारतीय न्याय संहिता पूरा समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत में आप इससे शुरू करें, और डेली 1 घंटा जरूर पढ़ें। 1 घंटा पढ़ने का ये मतलब होता है कि जो मैंने आपको सिखाया वो आपने रिवाइज भी कर लिया और नई चीजें आपने पढ़ ली। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा लॉन्ग रन में। जब हमें 3 से 4 महीने इस तरह से पढ़ते हुए हो जाएंगे तो आप देखोगे कि आपके सब्जेक्ट पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पकड़ बन गई है। जो बच्चे कहेंगे आपको कि एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट था, पेपर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन बड़े घुमा के पूछे हुए थे, डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा था, इनडायरेक्टली पूछा, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ डायरेक्टली तो पूछा था, इनडायरेक्टली तो कुछ था ही नहीं क्या। उसके पीछे रीजन यही है कि आपने सीरियस होकर पढ़ाई को पढ़ा, और बाकी बच्चे सिर्फ हवा हवाई बातें में फंस गए या हवा हवाई पढ़ाई करके आए थे। तो ये आप में और दूसरे बच्चों में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस लगातार दिखेगा भी। अब हम आगे देखते हैं जो हमें आज पढ़ना है। कल तक मैंने आपको स्टेजेस ऑफ क्राइम बता दिया था, क्राइम के स्टेजेस क्या होती है, और मैंने ये भी बता दिया था क्राइम करने के लिए ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। ह्यूमन बीइंग ही क्राइम कर सकता है, उसके अलावा एनिमल, ठीक है, और ये जो जैसे जिनको कॉर्पोरेट लॉ में के अंदर जिसको इंडिविजुअल का दर्जा दिया गया है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बोलते हैं जिसको, वो लोग कभी क्राइम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई कंपनी है, वो भी एक लीगल पर्सन है, लेकिन लीगल पर्सन था लेकिन वो क्राइम नहीं कर सकता। तो इसलिए सिर्फ ह्यूमन बीइंग क्राइम कर सकता है। अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे और देखेंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है। अब सबसे पहले हमने स्टेज ऑफ क्राइम में पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग क्राइम करता है। अब क्राइम करने वाला कभी अकेला भी हो सकता है, यानी कि इंडिविजुअल, कभी ग्रुप में भी क्राइम कर सकता है, 3-4 लोगों ने मिलकर कोई क्राइम परफॉर्म कर दिए। इसके अलावा भी कोई तरीका है क्राइम करने का। ह्यूमन बीइंग से जुड़ी बातें कर रहे हैं, अभी हम साइबर वगैरह बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो अकेला या ग्रुप। ग्रुप 2 लोगों का भी हो सकता है, 10 लोगों का भी हो सकता है, 100 लोगों का भी हो सकता है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी को समझेंगे। एक व्यक्ति जब अकेला किसी क्राइम को परफॉर्म करता है, व्हेन इंडिविजुअल कमिट अ क्राइम, जब एक व्यक्ति क्राइम करता है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी अकेला ही है, और वो रिस्पॉन्सिबल है अपने किसके लिए, अनलॉफुल एक्शंस के लिए। अब ये जो वर्ड आया है ये अनलॉफुल एक्शन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट इज अनलॉफुल एक्शन। तो अनलॉफुल क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसको रिप्लाई करोगे तो अच्छा भी लगेगा। व्हाट इज अनलॉफुल एक्शन, अनलॉफुल क्या होता है, बताइए अनलॉफुल क्या होता है। Sir, any action which is against to law. ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें आप लॉ का ब्रेक कर रहे हैं, लॉ को तोड़ रहे हैं, अगेंस्ट लॉ कर रहे हैं, वो अनलॉफुल एक्शन होता है। इसमें कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं, जैसे पर्सनल पर्सनल कंडक्ट। एक इंडिविजुअल को तभी दोषित करार दिया जा सकता है जब उसका खुद का कंडक्ट इस तरह का हो कि वो वायलेशन ऑफ लॉ कर रहा हो, कानून को तोड़ रहा हो, तभी उसको हम अपराधी, क्रिमिनल कह सकते हैं। तो इंडिविजुअल क्राइम में आपको 2 चीजें पता लग गई। एक, उसने खुद वो कंडक्ट किया, उसका पर्सनल, उसका खुद का कंडक्ट होना चाहिए, तब वो इंडिविजुअल क्राइम में आएगा। दूसरा, अनलॉफुल एक्शन होना जरूरी है, जो भी एक्ट है उसका वो अनलॉफुल होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 4 फ्रेंड हैं, ABCD, वो एक ही फ्लैट में रहते हैं और सेम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन ए क्या करता है, पिटाई कर देता है डी की, किसी पर्सनल इश्यू को लेकर, मतलब दोनों उसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, ए डी की पिटाई कर देता है। तो यहाँ पर जो साथ रहने वाले दोस्त हैं, A B C और डी, तो डी की पिटाई हुई तो क्या बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इसमें, No, sir. नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, रीजन,
सर ये पर्सनल किया ना और इंडिविजुअल किया है, उसने अकेले में किया है क्योंकि क्योंकि झगड़ा केवल और केवल ए और डी का हुआ था, जिसमें बी और सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो एक ही फ्लैट में रहते हैं, ये बात सही है, लेकिन झगड़ा थोड़ी ना हुआ है सबका मिलकर। झगड़ा सिर्फ ए और डी का हुआ, तो पर्सनल झगड़ा हुआ, जिस वजह से जो भी इंजरी या फिर जो भी लाइबिलिटी बनेगी क्रिमिनल लाइबिलिटी, वो इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी, और वो रहेगी एक ही, ए सोल रिस्पॉन्सिबल। अगला अगर हम बात करते हैं ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी, दो ही तरह का हो सकता है, या तो अकेला करेगा या ग्रुप में करेगा। ग्रुप 2 लोगों का भी हो सकता है, 10 लोगों का भी हो सकता है, 100 लोगों का भी हो सकता है। तो टू और मोर इंडिविजुअल, जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी क्राइम को कमिट करते हैं, तो जितने भी उसके पार्टिसिपेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। उनकी इन्वॉल्वमेंट कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट ले रहे हैं, तो वो सारे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पांच पांच फ्रेंड हैं, ए बी सी डी ई, 5 फ्रेंड हैं। इन पांचों फ्रेंड ने मिलकर बैंक डकैती की प्लानिंग कर ली, बैंक को लूटने की। अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट ली कि 3 लोग तो बैंक लूटने जाएंगे, एक बंदा जो है कार की ड्राइविंग करेगा, और तीसरा बंदा जो है वो घर बैठकर नजर मतलब वो ऑनलाइन जो न्यूज होती हैं या सीसीटीवी कैमरे वगैरह होते हैं, उनकी निगरानी करेगा, घर बैठकर हैक करेगा। तो उन्होंने प्लानिंग बना दी। तो बैंक लूटने केवल 3 लोग अंदर घुसते हैं, लेकिन लूट के दौरान जो उसका गार्ड होता है वो कुछ ज्यादा ही स्मार्टनेस दिखाता है, जिसकी वजह से वो गार्ड का मर्डर कर देता है, गोली मार देते हैं। 3 में से एक बंदा गार्ड को गोली मार देता है, गार्ड ऑन द स्पॉट मर जाता है। वो बैंक से पूरा कैश उठाते हैं, कैश उठा के गाड़ी में रखते हैं बाहर आके, और जो चौथा बंदा था वो गाड़ी चला के ले जाता है, तीनों बैठ जाता है। अब पांचवा बंदा भी इन्वॉल्व हो जाता है, वो कैश लेके उसके पास जाता है, पांचवा बंदा के साथ वो कैश लेके स्टेट को छोड़ के भाग जाते हैं, दिल्ली छोड़ के भाग जाते हैं। अब वो पकड़े जाते हैं, तो कोर्ट में लेके मर्डर केस चलाया जाएगा। चोरी का डकैती का चलेगा ही चलेगा, रॉबरी तो चलेगा, लेकिन साथ साथ मर्डर भी चलेगा। अब मर्डर वाला केस जो चलेगा वो किसके ऊपर चलेगा? ए जिसने गोली मारी, या बी या सी जो उसके साथ अंदर गए थे लूटने, या डी सॉरी डी जो बाहर गाड़ी में बैठा था, या ई जो घर में था। बताइए। सर जिसने गोली मारी है आई थिंक उसके ऊपर मर्डर केस चलेगा। अच्छा, बाकी लोग बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने आईपीसी या फिर बीएनएस पढ़ा ही नहीं था अपने टाइम पे ग्रेजुएशन। जहाँ पर भी ग्रुप क्राइम होता है, ग्रुप डकैती, रॉबरी, ये ग्रुप क्राइम है। यहाँ पर अगर एक बंदा भी मर्डर कर रहा है, तो मर्डर का चार्ज सबके ऊपर लगे, क्योंकि सबने मिलकर बैंक लूटने की प्लानिंग की है ना। उस प्लानिंग में सब इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। अगर आपको याद होगा तो बॉम्बे के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था, आतंकवादी आए थे पाकिस्तान में, पानी के बोट में, और समुद्र के किनारे से उन्होंने एंट्री की थी। लेकिन इन आतंकवादियों के आने से 3 महीने पहले एक हेडली था, जॉर्ज हेडली ऐसे कुछ नाम था, उसने पूरे बॉम्बे की रेकी की। उसने पूरा बताया कि बीच पे से ये रास्ता इधर जाएगा, ये हॉस्पिटल में भीड़ ज्यादा होती है, ताजमहल होटल में कॉर्नर ज्यादा होते हैं, रेलवे स्टेशन पे इस समय भीड़ होती है। ऐसे उसने पूरी वीडियो बना के आतंकवादियों को दी। जब आतंकवादियों के ऊपर ट्रायल चला, तो हेडली की डिमांड की इंडिया ने, जबकि हेडली ने तो गोली नहीं चलाई थी, हेडली तो आतंकवादियों के साथ आया भी नहीं था। लेकिन हेडली को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल माना गया जितना कसाब को माना गया था। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था, ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्योंकि वो भी उस क्राइम का पार्ट था, उसने तो रेकी करके की। तभी तो उनको पता लगा टेररिस्टों को कि ये हॉस्पिटल जाने का रास्ता है, ये रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है, ताजमहल होटल में फॉरनर ज्यादा होते हैं, इस तरीके से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ग्रुप लाइबिलिटी की बात आती है, तो अगर एक बंदा भी क्राइम सीन के अंदर का छोटा भी रोल है, और उस क्राइम में जो भी चीज हुई, उस सब के लिए वो सारा रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो मर्डर हो जाए, डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सारे ही बंदे वहां पे उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब आगे अगर हम देखते हैं, तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो ये क्रिमिनल लाइबिलिटी से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम बीएनएस को पढ़ें तो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5, ठीक है। और अगर हम आईपीसी को पढ़ें तो सेक्शन 34 आईपीसी,
ये कहता है एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। अगर बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी इंटेंशन जो है वो कॉमन इंटेंशन है, तो पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा किसी एक पर्सन की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज कैरिड आउट बाय द सेवरल पर्सन विद अ शेयर्ड इंटेंशन, ईच पार्टिसिपेंट इज लायबल एज इज इफ द एक्ट डन सोनली बाय दैम। तो जितने भी लोगों ने वो एक्ट परफॉर्म किया उसमें वो इन्वॉल्व रहेंगे सारे। जैसे मैंने बताया था बैंक डकैती, 5 लोगों ने मिलकर बैंक डकैती की प्लानिंग की, 3 लोग गए बैंक लूटने, एक ने मर्डर किया, तो मर्डर का चार्ज 5 के ऊपर लगेगा, एक के ऊपर नहीं लगेगा। इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट मिला आपको, वो मिला कॉमन इंटेंशन। तो व्हाट इज कॉमन इंटेंशन? कॉमन इंटेंशन होता क्या है बताइए? इतने सारे लोग हैं, एक छोटी चीज नहीं बता पा रहे कॉमन इंटेंशन किसी एक को परेशान करना। क्या चीज? सर जब एक ग्रुप का बनने का रीजन ही कोई एक वजह हो। कॉमन इंटेंशन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, ये माइक म्यूट कर लो, डबल डबल आवाज आती है ना। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, कॉमन इंटेंशन का मतलब ये होता है जैसे आज हम लोग 9 से 10 बजे की क्लास कर रहे हैं और क्लास में मुझे मिला के कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, हम 7 लोग हैं। ठीक है, 7 लोगों का कॉमन इंटेंशन है। वो कॉमन इंटेंशन क्या है? BNS की पढ़ाई करनी, भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है, वो है BN। उसे कहता है कॉमन इंटेंशन। जब सारे लोग मिलकर एक ही चीज की सोचें, एक ही चीज की प्लानिंग करें, तो उसे कॉमन इंटेंशन कहते हैं। और ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए कॉमन इंटेंशन एक एसेंशियल एलिमेंट है। बिना कॉमन इंटेंशन के ग्रुप लाइबिलिटी आप प्रूव ही नहीं कर सकते। आप कैसे प्रूव नहीं कर सकते ये देखो, 5 लोगों ने मिलकर एक घर में डकैती डालने की प्लानिंग की। एक आदमी करता है तो चोरी, और उसी चोरी को अगर ज्यादा आदमी करते हैं, मोर देन 5% करते हैं, डकैती हो जाती है, रॉबरी हो जाती है, लूट हो जाती है। ठीक है, तो 5 लोग तो गए नहीं लूटने, लेकिन 5 लोगों ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट ली। जैसे एक बंदा उस घर के चारों तरफ घूम के ये देख के आया कि कितने समय पर वहां ज्यादा लोग होते हैं, कितने समय पर कम लोग होते हैं, कब जाना ठीक रहेगा कि नहीं। इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली, उसने वीडियो फिल्म बना ली। दूसरे बंदे की ड्यूटी ये थी कि वो गली के बाहर ही खड़ा रहेगा और ये देखेगा कि कोई भी पुलिस या कोई ऐसी व्यक्ति या कोई ज्यादा भीड़ ना आ रही है, ताकि उनको चोरी करने में चोरों को दिक्कत ना हो। 3 लोग घर के अंदर एंटर करेंगे, 5 में से 3 लोग घर के अंदर एंटर करते हैं, अलमारी तोड़ते हैं, पैसा निकाल लेते हैं और भाग रहे होते हैं। अचानक से घर के मालिक की आंख खुल जाती, घर का मालिक उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस पर हमला कर देते हैं 3 लोग मिलकर। ठीक है, और घर के मालिक को चोट पहुंच जाती, इंजरी हो जाती। अब यहाँ पर डकैती का तो केस लगेगा, साथ में इंजरी का भी लग जाएगा, उसकी हड्डी टूट गई या कुछ भी हो गया तो उसका केस भी लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये केस उन 3 लोगों पे नहीं लगेगा जो घर के अंदर घुस के ये काम कर रहे हैं, 5 के 5 लोगों के ऊपर लगेगा, क्योंकि 5 लोगों की कॉमन इंटेंशन क्या थी? डकैती। 5 लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे थे चोरी करने की, और वो जो पैसा था वो समय बचने वाला था, इसलिए। तो कॉमन इंटेंशन एक एसेंशियल एलिमेंट है जहां पर आप ग्रुप लायबिलिटी की बात करेंगे या जॉइंट लायबिलिटी की बात करेंगे। तो जहां पे भी एग्जाम में आपसे जॉइंट लायबिलिटी या ग्रुप लायबिलिटी पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन इंटेंशन इज एसेंशियल एलिमेंट। अगर एब्सेंस है कॉमन इंटेंशन का, तो फिर डकैती रॉबरी का चार्ज नहीं लगेगा। कॉमन इंटेंशन होनी जरूरी होती है। दूसरा, सेक्शन 3 सब सेक्शन 6, ये किसका है? BNS का। और IPC की बात करें तो सेक्शन 35 है IPC का, ये कहता है क्रिमिनल नॉलेज ऑफ और इंटेंशन। अब कॉमन इंटेंशन तो थी, लेकिन एक व्यक्ति को नॉलेज नहीं थी इस चीज की कि चोरी कर रहे हैं, उसको कुछ और बता के मतलब बरगलाया के इस क्राइम में इन्वॉल्व कर लिया, झूठ बोल के इन्वॉल्व कर लिया। तो क्या ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी जिसको नॉलेज ही ना हो? नो सर। कहता है कि अगर एक व्यक्ति को नॉलेज ना हो कि ये क्राइम करने जा रहे हैं, लेकिन उसको इन्वॉल्व कर लिया है, तो उस व्यक्ति को सजा नहीं होगी जब तक उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन ना किया हो क्राइम में।
मतलब उसको बाद में जैसे पता लग गया और उसने फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर लिया, तो फिर वो ग्रुप लाइबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल यानी जॉइंट लाइबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर नहीं करता है, फोर्सफुली उसको ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती अपने साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो फिर वो इसका पार्ट नहीं होगा। फिर बीएनएस का सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 और आईपीसी का सेक्शन 36 कहता है इफेक्ट कॉज बाय द पार्टी बाय एक्ट और पार्टी बाय ओमिशन। अगर गलती से भूल चूक से किसी पार्टी के एक्शन के थ्रू वो इस क्राइम सीन में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, कोई भी किसी वजह से वो इसका पार्ट बन गया क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी का, जैसे साइबर फ्रॉड में होता है ना। मान लो कि किसी ने फ्रॉड किया, अपने बैंक में पैसा ले लिया फ्रॉड का, लेकिन वो पैसा उसने आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया जिसकी पेमेंट उसको देनी थी, और वो पैसा उस बंदे ने जिसको मिला उसने आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे जब पुलिस आएगी और पैसे को रिकवर करेगी तो सबके अकाउंट से कर देगी, यानी कि पहले से भी करेगी, दूसरे पास गया उससे भी करेगी, तीसरे से भी करेगी। लेकिन तीसरा बंदा इस ग्रुप का पार्ट तो हो गया क्योंकि पैसा उस तक पहुंचा, लेकिन क्या उसकी इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन आएगी तो नहीं आएगी, क्योंकि वो कोई क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं था, कोई क्राइम सीन है, बस उसका क्या था, पैसे का लेन देन हुआ, इसी वजह से वो उसमें आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया। दूसरा, ओमिशन, भूल चूक से वो इसका पार्ट बन गया। भूल चूक का मतलब ये है कि उसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सिर्फ पैसा आया जो उसकी जेन्युइन पेमेंट थी, इस वजह से। अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 8 बीएनएस का ये कहता है कोऑपरेटिंग बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। अगर आपने कोऑपरेट कर दिया किसी भी क्रिमिनल के एक्टिविटी के अंदर, आपने सहयोग दे दिया, बहुत सारे काम है, जैसे बैंक लूटने के लिए बहुत सारी प्लानिंग होती है, आप उस पूरी प्लानिंग में से किसी एक एक्टिविटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया आपका, और आपको पता भी है कि ये सारी एक्टिविटी बैंक लूटने के लिए की जा रही है, तो तब क्या आपको सजा मिलेगी? बताइए, मिलेगी सजा? यस सर। कब मिलेगी? क्योंकि आपकी इंटेंशन आ गई, तो आपके इंटेंशन आने की वजह से आपको सजा मिल जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है साथ साथ कि जब कोई व्यक्ति अपनी पूरे होशाबाश में अपनी मर्जी से किसी क्राइम का पार्ट बनता है, तो वो ग्रुप लाइबिलिटी यानी कि जॉइंट लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी थे, ठीक है, उन्होंने जेड को जहर दे दिया, ए और बी ने मिलकर जेड को जहर दे दिया। इस पूरे प्रकरण के अंदर जहर देने की जिम्मेदारी किसकी थी? ए की थी। बी का सहयोग केवल इतना था कि वो पॉइजन की जो शीशी थी वो लेके आया था खरीद के, और उसको ये भी पता था कि ये पॉइजन है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बताइए? क्योंकि कोऑपरेशन हुआ है एक्ट के अंदर। जब कोऑपरेशन होगा तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों तरह की क्रिमिनल लाइबिलिटी आप समझाई थी। आज जो मैंने आपको समझाया वो दोनों ही तरह की लाइबिलिटी मैंने आपको समझा दी। अब हम बीएनएस का आगे सेक्शन है, इसी को बढ़ाते हैं 3 वाले को। तो बीएनएस का सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 आप चाहो तो अपने बेयर एक्ट में भी देख सकते हो, और आईपीसी अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो सेक्शन 30 है। देखो आईपीसी और बीएनएस लगभग सेम सेम है, कुछ चीजें चेंज हुई है। पर्सन कंसर्न इन अ क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी एज डिफरेंट ऑफेंस इन मल्टीपल पर्सन आर इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्ट। अगर मल्टीपल पर्सन किसी भी क्रिमिनल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है तो दे मे बी चार्ज विद द डिफरेंट ऑफेंस बेस्ड ऑन देयर इंटेंट और एक्शन। तो वो अलग अलग एक्टिविटी के अंदर अगर इन्वॉल्व हैं तो डिफरेंट ऑफेंसेस में उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं, लेकिन दो चीज चेक करेंगे, एक उसके इंटेंशन और एक उनका एक्शन। अगर एक्शन और इंटेंशन दोनों मिले तो वो चार्ज उनके ऊपर लग जाएगा। जैसे ए ने अटैक किया जेड के ऊपर अंडर प्रोवोकेशन, क्योंकि जेड ने उसको प्रोवोक किया तो उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ए गिल्टी ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड, वो कल्पेबल होमिसाइड का गिल्टी ऑफ अटैक कर दिया उसने, इसलिए बी हु असिस्ट ए, लेकिन अटैक करने में बी ने उसकी मदद की, बट एक्ट विद मैलिश इज गिल्टी ऑफ द मर्डर। लेकिन बी को पता था कि ये जेड जो है इसको प्रोवोक करेगा और ए हमला करेगा तो उसकी मदद करके उसका मर्डर करवा देगा। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड विद अमाउंटिंग टू मर्डर लगेगा किसके ऊपर? बी के ऊपर, और ए के ऊपर केवल कल्पेबल होमिसाइड लगेगा।
अब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब आपने कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी पहले पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे ये बताओ कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होता क्या है? व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी? चलो आपको नहीं पता तो मैं ही बताया था। मान लो कि मिस्टर ए बी को मारना चाहते थे। कल की क्लास में ऑडियो इसलिए क्लियर नहीं था ना, किसी और का भी माइक खुला हुआ था, डबल डबल आवाज आ रही थी। आज कोशिश करेंगे किसी का माइक खोले ना, सबका म्यूट रहे। मतलब अब मैं आपको बता रहा था कि ए और बी, ठीक है, ए की दुश्मनी चल रही है बी से। अब ए बी को मरवाना चाहता है, तो उसने क्या किया, एक शार्प शूटर हायर कर लिया। जो गुंडे होते हैं ना, उसको हायर कर लिया 50,000 रुपए में। बोला कि बी को मारना है तुम्हें, और सारी इंफॉर्मेशन दे दी उसको बी की। बी कब घर से निकल के कॉलेज जाता है, बी किससे मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने उसको दे दी। अब सात शूटर गया और उसने मार दिया। किसको मार दिया? बी को। तो वो था सी। लेकिन आगे चलकर सी पकड़ा गया और सी ने एडमिट कर लिया कि मैंने ए के कहने पर मारा था और पैसे लिए। अब आपको मुझे ये बताना है, क्या ए को, मतलब ये मर्डर का चार्ज लगेगा ए के ऊपर? क्या ए रिस्पॉन्सिबल है मर्डर का? मर्डर का चार्ज लगेगा ए के ऊपर? इतनी छोटी माइनर से चीज तो बता ही सकते हो। सर लगेगा उस पर। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई सी की कोई दुश्मनी नहीं थी, माइक म्यूट पे, सी की कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन उसने मारा क्यों? क्योंकि उसको पैसे मिले थे और पैसे दिए थे। मेन इंटेंशन किसकी रॉन्ग थी? ठीक है, तो इंटेंशन रॉन्ग किसकी थी? वो थी ए। तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। जब क्राइम खुद परफॉर्म ना किया हो, लेकिन आपके डायरेक्शन से, आपके सहयोग से, इनडायरेक्टली आपके एप्रिसिएशन से क्राइम परफॉर्म हुआ हो, तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। वहां पे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होल्ड अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ अदर अंडर द सर्टेन कंडीशन, इवन इफ दे डू नॉट दे डिड नॉट डायरेक्टली कमिट द क्राइम। उसने क्राइम डायरेक्टली कमिट नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। दिस प्रिंसिपल इज रूटेड इन द वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल कहाँ से आया है? वाइकेरियस लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया है। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यस और नो? नहीं तो एक बार फिर, यस सर। चलिए, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी आपको क्लियर हो गया, इंडिविजुअल और ग्रुप वाला भी क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे चलते हैं। बीएनएस का सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 जो हमने पीछे पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। और आईपीसी का सेक्शन 34, ये हमने पढ़ा था क्या? एक्ट्स डन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। कोई भी एक्ट अगर कॉमन इंटेंशन के साथ किया जाए, तो इवन वन पर्सन ने भी वो एक्ट परफॉर्म किया हो, सजा सबको मिले। चार लोगों ने मिलकर चोरी की प्लानिंग की, लेकिन चोरी करने केवल एक ही आदमी गया। चार लोगों ने उसकी मदद जरूर की। मान लो घर में दो नौकर थे, उन्होंने बाहर वाले किसी बंदे सेटिंग कर ली कि रात को हम मेन गेट खोल देंगे, तुम आ जाना, तुम्हें अलमारी की चाबी यहाँ मिल जाएगी। दूसरे बंदे ने बोला मैं चाबी रख दूंगा, तुम सामान चुरा लेना, मैं थैला भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हम नहीं आएंगे बीच में, क्योंकि हम सर्वेंट क्वार्टर में होंगे उस समय, ताकि हमारे पर शक ना जाए। चोर आया रात को, उसने उनके कहे अनुसार सारा काम किया और भाग गया। तो ये कौन सा सेक्शन लगेगा बीएनएस का? सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, जो कहता है कॉमन इंटेंशन के साथ अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, तो उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे, सबको तो चोरी की सजा तीनों को मिल जाएगी, दोनों घर वाले सर्वेंट को भी और जो चोरी करने आया उसको भी। फिर अगला जो मैंने आज आपको समझाया, बीएनएस का सेक्शन 148, अगर आप किसी भी कॉन्स्पिरेंसी के एक्टिव मेंबर हैं, वो कमिट हो जाता है ऑफेंस। देखो, योजना बनाने से सजा नहीं मिल रही, लेकिन अगर वो कमिट हो जाता है ऑफेंस, तो आपको सजा मिलेगी और सभी इक्वल रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर मैंने आज एक बार आपको बताया था, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर आप किसी भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं,
व्हेन मेंबर नोन एज द ऑफेंस इज लाइकली टू बी कमिटेड, और वो कोई ऑफेंस कर देते हैं तो उस ऑफेंस के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दंगे हो जाते हैं, हिंदू मुसलमानों के दंगे हो गए। अब एक टीम, एक धर्म की टीम है, बहुत सारे लोग साथ जाते हैं दूसरे मोहल्ले में हमला करने, और एक व्यक्ति उसी कम्युनिटी का है लेकिन वो उनके साथ जा रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहा कि वो हमला करना चाहता है, बस वो जा रहा है। तो उस व्यक्ति वो ये कह के नहीं बच सकता कि मैं तो केवल गया था, मैंने कोई हमला नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं चुपचाप खड़ा देख रहा था। अगर आप किसी भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं तो आपको भी बराबर की सजा मिलेगी जो उस पूरे असेंबली ने गुनाह किया है, जो क्राइम किया है उसके, आप बच नहीं सकते। तो ये आपको इम्पोर्टेंट टर्म है इसके अंदर, वो है बीएनएस का सेक्शन 189 सब सेक्शन 1, जो अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करता है। ये सारी जो है क्राइम से जुड़ी हुई चीजें जो मैंने आपको समझा रहा हूँ, ताकि कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए या कोई ऐसा लॉजिक लगाना हो तो आपके पास लॉजिक की जगह हो, आपको पता हो, और मेरी कही गई बात शायद आपको याद आ जाए उस समय। तो अनलॉफुल असेंबली जो वर्ड है उसके अंदर दो तीन चीजें आ गई। पहला, आप एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आपका किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ जो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, मतलब कानून क्या तोड़ने जा रहा है, कानून के खिलाफ काम कर रहा है वो, ठीक है। जहां पर आप लॉ के एग्जीक्यूशन को रोक रहे हो, पहला काम, आप कानून को अपना काम करने से रोक रहे हैं तो वो भी अनलॉफुल असेंबली में आ जाएगा। या आप ओवर विमिंग कर रहे हैं क्रिमिनल फोर्स को, यानी कि जैसे डंडे भाले तलवार लेकर हमले के लिए पूरी फोर्स से जा रहे हैं। या कोई भी ट्रेसपास कर रहे हैं, किसी के घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं किसी के लैंड में, या कोई मिसचीफ कर रहे हैं, कोई शरारत, शरारत मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी, या आप किसी की प्रॉपर्टी को इलीगली एक्वायर कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं किसी की प्रॉपर्टी को इलीगली, तो भी आपके ऊपर अनलॉफुल असेंबली के चार्ज लग सकते हैं। या आप कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो लीगली करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अनलॉफुल असेंबली समझ लिया। अनलॉफुल असेंबली का जो सेक्शन है वो है 189 बीएनएस के अंदर सब सेक्शन 1, और अगर आईपीसी बोले तो सेक्शन 141। अब इसका एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। देखो लैंडमार्क जजमेंट भी आपको एग्जाम में पूछता है, तो इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो है अलाउद्दीन मीन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अलाउद्दीन मियान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये केस है 149 सेक्शन का। ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, emphasize that constructive liability applies to the member of unlawful assembly if the offense were committed in furtherance of the assembly common object or was likely to be committed। अगर आप किसी भी ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जो एक अनलॉफुल एक्ट को परफॉर्म करने वाला है या कर रहा है, तो आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का प्रिंसिपल लगाया जा सकता है, और आपको भी उस ग्रुप के द्वारा की गई क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए पनिशमेंट, इक्वल पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये है आपका अलाउद्दीन मेन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस। ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का केस है और एग्जाम में पूछ सकता है। एक और केस है आपका इसी से जुड़ा हुआ, रामा पसिव एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे कोर्ट कहती है कि जो सेक्शन 149 है जो वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करता है, ये सभी मेंबर के ऊपर लगती है जो अनलॉफुल असेंबली के हैं। मतलब अगर आप झुंड बना के ग्रुप बना के कहीं जा रहे हैं और किसी अनलॉफुल एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, और कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो आप पूरा पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इसके लिए, कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी तो ग्रुप लाइबिलिटी भी कुछ कंडीशन के अंदर कह सकते हैं, जहां पर क्राइम जो है ऑर्गेनाइज क्राइम है, जहाँ पे कॉन्स्परेंसी है, जहाँ पे दंगे हो रहे हैं, वहां पर ग्रुप लाइबिलिटी को कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कह सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि दंगे क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं। बताइए क्या होते हैं राइट्स। राइट्स, दंगे क्या होते हैं। दंगे होते हैं किसी जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर दूसरे के ऊपर हमला करना, मार पिटाई करना, घर तोड़ देना, प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, ये सब दंगे हैं, दंगा फसाद करना, जहाँ पे कानून को तो तोड़ा ही जाता है। अब हमने यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि जब हम ग्रुप लाइबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला कॉमन इंटेंशन, दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे ये बताओ कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है।
कॉमन इंटेंशन सेक्शन 3(5) बीएनएस का दिया हुआ है और कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 190 बीएनएस। सर दो और जहाँ बंदे जो वो होता है कॉमन इंटेंशन दो। बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग एक ही इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं और वो अनलॉफुल एक्टिविटी है। अब कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताइए। जिन्हें सिर्फ एक बंदे को करा जाता है, मोटिव होता है उसको नुकसान पहुंचाना है, जिसको मारना है पीटना है अच्छे से। देखो ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव से निकला है। ऑब्जेक्ट वर्ड मतलब ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट, आप जब सारे ग्रुप का मकसद एक हो तब उसे कॉमन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जब सारे ग्रुप का मकसद एक हो तो वो क्या है, वो कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट। सारा का सारा ग्रुप अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है और सबका ऑब्जेक्ट सेम है तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट है। कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 149 बीएनएस के अंदर। कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन जब साथ होते हैं तब कौन सी लाइबिलिटी बनती है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। यही बताया था मैंने आपको। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बना के एग्जाम में देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हम बेरेक में पढ़ते ही नहीं हैं। और पढ़ते ही नहीं है तो हमारी रीजनिंग और असर्शन इसी पे चेक हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंस जाते हैं जाके। अगर हम बात करते हैं ग्रुप लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, यहाँ पे मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए, दो और दो से ज्यादा। मिनिमम दो। क्या एक बंदा ग्रुप लाइबिलिटी कर सकता है, अगर सतार पूरी टीम होती है। नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक बंदा अगर कोई भी क्राइम कर रहा है तो फिर उसे क्या कहेंगे, इंडिविजुअल क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, तो एक बंदे के ऊपर ही चार्ज लगेगा। तो ग्रुप, जॉइंट, कंस्ट्रक्टिव में टू और मोर पर्सन होने जरूरी है। लेकिन अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो कॉमन ऑब्जेक्ट में कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, ये रॉबरी डकैती वाले केस लगते हैं। 2 से ज्यादा। 5 से ज्यादा, मिनिमम 5 ऑब्जेक्ट। रॉबरी होने के लिए, डकैती होने के लिए कम से कम 5% होने जरूरी है। 5 से कम होंगे तो रॉबरी का चार्ज लग ही नहीं सकता। आपने वो एक फिल्म आई थी ना, टीम मामला लीगल है, उसमें वो कहता है कि मेरे क्लाइंट के ऊपर चार्ज ही गलत लगाए हैं, पुलिस ने चार्जशीट गलत फाइल की, इनको चोरी का इल्जाम लगाया है, जबकि ये 5 लोग थे। तो 5 लोग मिलकर चोरी कर ही नहीं सकते। 5 लोग कभी चोरी नहीं कर सकते, 5 लोग डकैती करते, रॉबरी करते। तो रॉबरी में होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। तो 5 मिनिमम पर्सन होने चाहिए। ठीक है, अगला, ये सारे लोगों के इंटेंशन कॉमन होनी चाहिए, ये सारे लोगों का ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए, ये मिलकर प्लानिंग के साथ, योजना के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि अचानक से दो लोग मिले और काम कर दिया तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के या ग्रुप या जॉइंट लाइबिलिटी में शामिल कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा, जब तक पीछे से योजना प्लानिंग ना हो इनकी, तब तक हम इनको शामिल नहीं कर सकते। अब मान लो कि ए और बी मिलकर, एक लड़की है सी, उसका असॉल्ट करते हैं। ठीक है, रेप कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, कॉमन ऑब्जेक्ट वाला या कॉमन इंटेंशन वाला। कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन वाला। ऑब्जेक्ट नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलकर रेप कर रहे हैं या फिर असॉल्ट कर रहे हैं तो वो कॉमन इंटेंशन है उनकी। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मान लो कि 6 लोग हैं, 6 लोग मिलकर किसी अनलॉफुल एक्टिविटी की प्लानिंग कर रहे हैं। वो अनलॉफुल एक्टिविटी मर्डर भी हो सकता है, बड़े लेवल की चोरी भी हो सकती है, बैंक डकैती भी हो सकती है। तो ये कॉमन इंटेंशन का चार्ज लगेगा या कॉमन ऑब्जेक्ट का, कॉमन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का। क्योंकि 5 से ज्यादा हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट में चला जाता है ना। अब इनके इंपॉर्टेंट केस कौन से हैं, देखो। कॉमन इंटेंशन का जो केस पूछा जाता है एग्जाम में वो है आपका महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ये अंग्रेजों के टाइम पे चला आ रहा है, 1945 का है।
यहाँ पे ही कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन ने जन्म लिया था इसी केस के साथ। यहाँ पे कहता है कि जब लोगों का माइंड सेट सेम हो, मतलब जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनका माइंड सेट सेम हो, तो ऐसे सारे लोग सेम चार्ज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर इसका कौन सा केस लॉ है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कॉमन ऑब्जेक्ट का, वो है मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1963 का केस है, यहीं से कॉमन ऑब्जेक्ट जन्म हुआ था। और ये कहता है लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। लाइबिलिटी अराइज होती है कब? जब कॉमन ऑब्जेक्ट हो, मतलब लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के उनका मकसद सेम है, सेम मकसद है लूटना, टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करना, मर्डर करना, तो वहां पर कॉमन ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये मोहन सिंह वाले केस के साथ कॉमन ऑब्जेक्ट आया। और कॉमन इंटेंशन आया महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाले केस से आया। ये आपको ध्यान रखना है, इस एग्जाम में पूछ लेता है। लैंडमार्क जजमेंट की तरह अलग होते हैं, मतलब sorry, वो लैंडमार्क जजमेंट में ये भी आ जाता है। कॉमन इंटेंशन जो है वो बीएनएस के सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे बताया गया है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन ईच पर्सन इज लायबल इक्वली। तो हर व्यक्ति इक्वली लायबल होगा एज इफ अलोन कमिटेड द ऑफेंस। जैसे उसने अकेले क्राइम परफॉर्म किया उसको उतनी सजा मिलेगी जितना अकेले करने पर मिलती। प्रिंसिपल जो है ये कहता है जॉइंट कल्पेबिलिटी, यानी कि सारे लोग इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, चाहे उसने उस क्राइम को परफॉर्म किया है कि नहीं किया। जनरल रूल यही कहता है। ये पहले आईपीसी के सेक्शन 34 था, अब हो गया बीएनएस का सेक्शन 3 पर। अगर हम आगे इसको पढ़ते हैं कॉमन इंटेंशन को, तो क्या कॉमन इंटेंशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस होता है, मतलब कोई फिक्स ऑफेंस के लिए इसके डेफिनेशन दी गई है बीएनएस के अंदर? तो नो, बीएनएस में ऐसे कोई प्रॉपर चीज के लिए कॉमन इंटेंशन को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कॉमन इंटेंशन को हम जब यूज करेंगे जब बैंक डकैती होगी, या कॉमन इंटेंशन को जब यूज करेंगे जब कोई रेप हो रहा होगा, ऐसे नहीं कर सकते। इसकी कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। जहां पर भी ज्यादा लोग मिलकर, दो से ज्यादा लोग मिलकर में एक ही इंटेंशन के साथ किसी क्राइम को परफॉर्म करते हैं, वहां पे कॉमन इंटेंशन लग जाता है। पनिशमेंट का क्या प्रोविजन है? पनिशमेंट इक्वल है सबको। मान लो कि 4 लड़कों ने मिलकर एक लड़की के रेप करने की योजना बनाई। वो वो ऑफिस से आ रही थी, 2 लोगों ने उसका किडनैप किया, एक ही आदमी ने रेप किया, बाकी 4 लोग सिर्फ देखते रहे, उन्होंने उसको बचाया भी। लड़की बाद में पुलिस कंप्लेंट करती है, चारों लड़के पकड़े जाते हैं। अब रेप का चार्ज किसके ऊपर लगेगा बताइए? सभी के ऊपर लगेगा। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन आ गया क्योंकि सारे लोगों की पहले से प्लानिंग थी कि हम इस लड़की को उठाना है रेप करने के लिए। चाहे रेप एक ने किया हो, लेकिन रेप का चार्ज चारों पे लगेगा। तो क्यों लगेगा? क्योंकि इक्वल पनिशमेंट का प्रिंसिपल है कॉमन इंटेंशन, जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 बीएनएस के अंदर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों और इंटेंशन सेम हो, तो सबको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। ये पहले आईपीसी के सेक्शन 302 के अंदर ये पनिशमेंट दे रखी थी, जिसको अब बीएनएस के सेक्शन 35 में ही बता रखा है। तो 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, सबका इंटेंशन सेम होना चाहिए, लायबिलिटी जॉइंट होनी चाहिए, और एक्ट जो हो चाहे अकेले बंदे ने किया हो, मतलब रेप तो एक ही आदमी ने किया था ना 4 में से, लेकिन रिस्पॉन्सिबल चारों हो जाएंगे, रेप का चार्ज चारों के ऊपर लगेगा। अब मान लो बी की दुश्मनी थी ए से, ठीक है, बी और ए पड़ोसी हैं, उनकी बहुत तगड़ी दुश्मनी चल रही है। ए प्लानिंग करता है कि मुझे इसको मारना है बी को, वो अपने साथ सी और डी को इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, डी जो था वो एक जिम ट्रेनर था, ये बात ए को पता था कि ये जिम ट्रेनर है, इसके मार में बड़ा ताकत है, तो वो उसको मारने के लिए उकसा देता है और रॉड दे देता है उसके हाथ में। अटैक कर रहा है डी, किसके ऊपर कर रहा है? बी के ऊपर। प्रोवोकेशन कौन कर रहा है? ए कर रहा है। सी केवल उनका साथ खड़ा है, उनका दोस्त ही है मान लो। इस अटैक से रॉड से मर जाता है, डी की डेथ हो गई। अब अगर डी की डेथ हो गई, पुलिस सबको पकड़ के ले गई, मर्डर का चार्ज किसके ऊपर लगेगा? सभी के ऊपर लगेगा सर।
सबने तो मारा ही नहीं है ना, मारा तो केवल डीन है, बट लेकिन डी की इंटेंशन तो सबकी है ना सर, हम्म, और शामिल भी है। क्योंकि पार्टिसिपेशन इंटेंशन सबकी है, इस वजह से सबके ऊपर लगेगा। लेकिन ये देखो तो डी की कोई दुश्मनी तो था ही नहीं बीच से, उसका तो वो तो जानता भी नहीं था, ये नहीं बोला। लेकिन क्योंकि सबने मिला के प्लानिंग करके उसको मारा है, योजना सेम है, जॉइंट लाइबिलिटी बन जाएगी और सबको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी कॉमन इंटेंशन की वजह से। तो ये आपका कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट है, जो अगर आपने कभी भी लॉ का कोई एग्जाम दिया होगा, चाहे वो BLLB हो चाहे LLB हो, तो इसके ऊपर एक अलग से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। याद होगा अगर आपने, तो आपने ढंग से पढ़ाई की होगी तो। इसी का एक और लैंडमार्क जजमेंट है कि ये कॉमन इंटेंशन का, हरिओम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर यूपी जुडिशरी अगर आप दोगे ना, तो ये कॉमन इंटेंशन का केस आ जाता है, बहुत आता है। यहाँ पे कहता है कि कोई भी प्री प्लानिंग की हो, कॉन्स्परेंसी की हो, पहले से पता हो कि एक एक्टिविटी होने जा रही है और फिर भी आप उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो सभी जो है वो इक्वल रिस्पॉन्सिबल होंगे, सबको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किस केस में कहा, हरिओम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। फिर एक और केस है, वरिंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। ये आजादी से पहले का 1925 पोस्ट ऑफिस केस भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ पर केस ये था कि दो इंडिविजुअल हैं, वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं पोस्टमैन से, मतलब दो लोग हैं जो रंगदारी मांग रहे हैं, रंगदारी होती है ना, धरा धमका के पैसे मांग रहे हैं, पोस्टमैन से मांग रहे हैं, जिसमें से एक के पास गन है, ठीक है, उसने पोस्टमैन को मारने की धमकी दी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो उसको मार देगा, लेकिन गलती से गोली चलने से पोस्टमैन मर गया। तो यहाँ पे जो वरिंदर कुमार है, ये मेन एक्यूज्ड है, किसी ने गोली चलाई जिसकी वजह से मारा। इसके साथ जो दूसरा बंदा था, ठीक है, वो दोनों को ही कोर्ट ने जो है वो मर्डर के केस में चार्ज लगाया और रीजन दिया इसके पीछे क्या, कॉमन इंटेंशन, क्योंकि दोनों को ही लूट पारी, मतलब दोनों ही लूटने आए थे, प्री प्लानिंग से आए थे, उससे पैसे लेना चाहते थे, उसने नहीं दिया पैसा, तो इन्होंने उसको मार दिया। एक और केस है रामविलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1963 का केस है। यहाँ पे बोला है कि पनिशमेंट को उतना एक्सटेंड किया जा सकता है जितना डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट या ग्रेविटी ऑफेंस कमिटेड है। कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ दिया है, बोला कि कॉमन इंटेंशन होने से इक्वल पनिशमेंट तो मिलती है, ये बात सही है, लेकिन एक चीज और देखनी चाहिए, वो क्या, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कितने लेवल तक उसका इन्वॉल्वमेंट रहा इसके अंदर, उसी से उस ऑफेंस की ग्रेविटी का पता लगता है, सीरियसनेस का पता लगता है। तो यहाँ पे बिहार वाले केस में एक्सेप्शनल केस हो गया ये, इसमें कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल में जहाँ इक्वल पनिशमेंट बोला गया, वहां पे इसको डिनाई करके सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दे दी उन लोगों को जो इसका पार्टिसिपेशन तो था लेकिन उनका थोड़ा सा रूल था, जिसकी वजह से उनको इक्वल पनिशमेंट की वजह से बड़ी सजा मिल रही थी, तो वहां पे रिलीफ मिल गया। तो ये है राम विलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस भी आपको करना चाहिए, ये आपसे कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है। अब हमने पिछली क्लास में स्टेजेस ऑफ क्राइम किया था, आज हमने कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट किया, रॉबरी डकैती को भी समझा, चोरी को समझा, इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी को समझा और ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी को भी समझा। ठीक है, तो ये सभी चीजों के अंदर जो कल और आज तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं। सर एक बार कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करना एक बार। देखो, ऑब्जेक्ट उद्देश्य, अल्टीमेट मोटिव, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, इंटेंशन इरादा, सारे मिलकर अगर एक ही इरादे के साथ काम कर रहे हैं और प्री प्लानिंग से कर रहे हैं, प्री डिफाइंड मैनर से कर रहे हैं, तो वो कॉमन इंटेंशन। एक चीज को पाने के लिए 5 से ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं, वो चोरी डकैती रॉबरी भी हो सकता है, तो वहां पे आपका कॉमन ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो जनरली पूछ लेता है, वो ये पूछता है, क्या कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में पीरियड मीटिंग कंपलसरी है, मतलब क्राइम करने से पहले वो लोग बैठकर योजना बनाए, क्या ये जरूरी है?
कॉमन इंटेंशन के लिए प्री प्लानिंग मैंने वर्ड यूज किया है कई बार, आपको पता लग गया होगा कि जरूरी है। ठीक है, जॉइंट लाइबिलिटी अभी बनती है तब पहले से प्री डिफाइंड प्री प्लानिंग से किया हो। लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई करते हुए ये कहा है कि कॉमन इंटेंशन तब भी परफॉर्म हो सकती है जब सरकमटेंसेस की वजह से कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं और किसी क्राइम को परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर भी कमीशन ऑफ ऑफेंस एक साथ किया है, इसलिए कॉमन इंटेंशन लग सकता है। इसके अलावा मान लो कि जैसे मैंने राइट्स बताया था, दंगे बताया था आपको, हिंदू मुस्लिमों में दंगे हो जाते हैं, लोग लाठी डंडे भाले जो घर में होता है वो लेकर चल जाते हैं दूसरे के मोहल्ले पर अटैक करने के लिए, उनके घर के अंदर ट्रेसपास करते हैं, मार पिटाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमन इंटेंशन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक तो है, सर एक बात इंटेंशन हो रही का है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें ऑलरेडी कॉमन इंटेंशन तो हो ही होगी। हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ है चलने वाले हैं, लेकिन फर्क है 2 लोग और वहां पे 5 लोग से ज्यादा, ऑब्जेक्ट में नहीं, 5 लोग जब से ज्यादा पांच होने लोग चाहिए। हैं तो ऑटोमेटिक दो तो इंक्लूड हो ही गए, तो जहाँ कॉमन ऑब्जेक्ट होगा वहां कॉमन इंटेंशन तो अपने आप ही हो वो जाएगी ना। आपकी बात ठीक है, जहाँ वो पे ठीक है, कॉमन लेकिन इंटेंशन होगी वहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट तो एक दूसरे के साथ चलने वाली चीजें हैं, लेकिन फर्क इसमें ये बता दिया गया है कि 5 लोग होंगे तो ऑब्जेक्ट और 2 लोग होंगे तो इंटेंशन। अब हम एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं कि इंटेंशन, चलो इंटेंशन तो आपको क्लियरली समझ में आ ही गया ना। प्रिपरेशन को समझ लेते हैं आप। योजना जब बनाते हैं किसी क्राइम को करने के लिए, तो उस योजना में क्या क्या चीजें शामिल होगी। तो योजना में होती है इकट्ठे होना, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग टूल्स, हथियार इकट्ठे कर रहे हैं उस क्राइम को परफॉर्म करने के लिए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो क्राइम करने से पहले जरूरी है, तो वो सारी चीजें प्रिपरेशन में आ जाती हैं। ठीक है, कॉमन इंटेंशन के लिए प्रिपरेशन जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है। अटेम्प्ट, जब वो अटेम्प्ट करेंगे इसको तभी उनको, देखो मैंने पिछली बार आपको बताया था लास्ट क्लास में, योजना बनाने से सजा नहीं मिलती, उस योजना को अमल में लाने से, अटेम्प्ट करने से सजा मिलती है। तो जब आप अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो आज हमने कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट ये 2 मेन चीजें पढ़ ली। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी और ग्रुप क्रिमिनल लाइबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी थी सेक्शंस के साथ। अब आपको कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है या किसी की कोई एडवाइस है तो वो आप बोल सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग में आप यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, उसके बाद आप 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए कुछ भी डिस्कस करना है तो